हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कुछ टॉपिक्स अपने सामने आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट जिन्हें आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहोगे। ये है लर्न इट टुडे और रिग्रेट टुमारो सीरीज, बिकॉज क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के हैं। पहला क्वेश्चन आप स्टेडियम देख पा रहे होंगे, यानी कि क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स रिलेटेड है। 2024 ब्रिक्स खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? सेंट पीटर्सबर्ग, व्लादिवोस्तोक, क्रेमलिन और कजान में। तो इसका सही उत्तर है कजान में। 2024 ब्रिक्स गेम कजान में आयोजित किए गए थे। कजान एक शहर है, रशिया में है। ब्रिक्स खेलों का आयोजन प्रत्येक वर्ष विशेष रूप से संगठित देश द्वारा किया जाता है। जो ऑर्गेनाइजिंग कंट्री है, जो कंट्री ब्रिक्स की मीटिंग को होल्ड करेगा, वही वो गेम को आयोजित करता है जनरली। और इस खेल में रूस का स्थान पहला है, बेलारूस का दूसरा है, चीन का तीसरा है। इन देशों ने सबसे ज्यादा मेडल हासिल किए हैं। भारत का स्थान 18 है, जिसमें भारत ने 3 गोल्ड, 6 रजत और 8 कांस्य पदक जीते हैं। 16वें ब्रिक्स समिट की जो मेजबानी करेगा वो रूस करेगा, और रूस का जो शहर है कजान। इस शिखर सम्मेलन में यानी कि ब्रिक्स समिट में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जो कि फाउंडिंग मेंबर्स थे, इसके साथ साथ 4 नए देश भी इसमें शामिल होंगे, जो हैं यूएई, मिस्र, ईरान और इथियोपिया। ब्रिक्स एक अंतर सरकारी संगठन है, मतलब इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कई देशों की सरकारें आपस में मिलकर काम करती है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब इमारात शामिल है। ये देश 1 जनवरी 2024 को ज्वाइन किए और सकल घरेलू उत्पाद पूरे विश्व के जीडीपी का 27% प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आपने अभी हाल ही में नोटिस किया होगा, जो G7 समिट हुई थी, ये सबसे विकसित देशों की समिट हुई थी, इसमें डेवलप्ड इकोनॉमीज थी। ब्रिक्स एक नया ब्लॉक उभर के आ रहा है और 27% जीडीपी रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात है दुनिया में। ये भी याद रखें कि G7 समिट जो हुई थी वो इटली में हुई थी, और ब्रिक्स के अपने एक क्रेडिट बैंक इन्होंने अपना लॉन्च किया था, उसका नाम था न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय है शंघाई, चाइना। 15वां जो ब्रिक्स समिट हुई थी वो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में हुई थी, और 16वीं समिट जो हो रही है वो रशिया में हो रही है। अब इस बात को आप ध्यान सुनिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हर साल रोटेशन में ब्रिक्स की समिट होती है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। लेकिन आपने नोटिस किया होगा 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन साउथ अफ्रीका ने किया था, और 16वां सीधे सीधे आर पे आ रहा, रशिया पे आ रहा, यानी बी स्किप हो गया है। यानी ब्राजील को ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन होस्ट करना था, लेकिन ब्राजील ने लॉजिस्टिकल इश्यू के चलते इन्होंने स्किप कर दिया। ये आगे होल्ड करेगा इस समिट को, और रशिया के ऊपर सीधे मेजबानी आ गई साउथ अफ्रीका के बाद। तो आप यहां से याद कर सकते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, आप कोल माइनिंग देख पा रहे होंगे, इससे आप रिकॉल कर पाएंगे क्वेश्चन को आसानी से। भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत का पहला पायलट प्रोजेक्ट इस राज्य में शुरू किया गया है। अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन कहां शुरू किया गया है? उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। सही उत्तर झारखंड में किया गया है। मैं आपको 2 शब्द पहले यहाँ पे समझाता हूँ। पहला है कि छोटे एरिया में ट्रायल रन के रूप में कराए जाते हैं, ताकि अगर उनकी फिजिबिलिटी अच्छी रही तो उनको हम लार्ज स्केल पे उपयोग में ला सकते हैं। अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, एकदम सरल शब्दों में अगर हम कहें तो यहाँ पे गैसेस को भेजा जाता है कोल माइंस में अंदर। इसमें कोयले को बाहर नहीं निकाला जाता, और यहाँ पे रिएक्शन करा के कोल से जो गैसेस निकलती है उनको बाहर निकाल के यूज में लाया जाता है, यानी कि कोल अंदर ही रहता है। तो भारत का पहला अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट झारखंड में हो रहा है, और ये झारखंड का जो एक जगह है जमतारा, कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट आयोजित किया जा रहा है। भारत में 2 सबसे बड़ी कोल माइन है, यहाँ तक कि जो गेवरा माइन है वो भारत की सबसे बड़ी कोल माइन है, और ये ऑपरेट की जाती है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ये कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी है। दूसरी सबसे बड़ी कोल माइन कुसुमदा माइन है, ये छत्तीसगढ़ में है। दोनों छत्तीसगढ़ में माइंस है, गेवरा, कुसुमदा, और सबसे बड़ी माइन है इंडिया की। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कोल माइन है नॉर्थ एंटेलोप रोशल कोल माइन, यूनाइटेड स्टेट्स में है। और विश्व के 3 सबसे बड़े कोयला प्रोड्यूसर जो देश हैं, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया है। चाइना कई ज्यादा गुना बड़ा कोल रिजर्व रखता है इंडिया से, और ये सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। गेवरा माइन की बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी कोल माइन है, और ये कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर ऑपरेट करती है। जैसे कि पता है, कोल इंडिया लिमिटेड एक PSU है या CPSC है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। ये आप देख पा रहे होंगे एयरलाइंस, यानी कि आपका शायद एयरपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फास्ट ट्रैक अप्रवासन विश्वसनीय यात्री प्रोग्राम FTI TTP सुविधा इस हवाई अड्डे पर शुरू की गई है। लखनऊ एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट। सही उत्तर है दिल्ली एयरपोर्ट में की गई है। सिंपली इसको आप डिस्क्राइब इस प्रकार से कर सकते हैं, जो लो रिस्क सिटीजन्स होते हैं, कंट्रीज होते हैं, वहां से ट्रेवलर्स को आसानी से इमिग्रेशन वीजा दिया जा सकता है, और ये एयरपोर्ट पे ही किया जाएगा, खासकर उन देशों के लिए जिन देशों से कोई खतरा नहीं है, लो रिस्क कंट्रीज हैं, लो रिस्क सिटीजन्स हैं। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम से रिलेटेड है। NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप रावत, अश्विन कश्यप, विनय मोहन और प्रदीप सिंह खराला। तो ये है प्रदीप सिंह खरोला, इनको डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी किया गया है। इसके पहले सुबोध कुमार सिंह NTA के DG थे, और उनको हटा के प्रदीप सिंह खरोला को अपॉइंट किया गया है। अमेरिका ने किस देशों को प्रमुख गैर NATO सहयोगी के रूप में नियुक्त किया गया है? पाकिस्तान, केन्या, लेबनान और मोरक्को। तो सही उत्तर हाल ही में है केन्या। केन्या को प्रमुख गैर NATO सहयोगी MNNA मेजर नॉन NATO अलाई
का दर्जा एक अमेरिकी पदनाम है जो विदेशी भागीदारों को रक्षा, व्यापार यानी कि डिफेंस, ट्रेड और सुरक्षा सहयोग में लाभ प्रदान करता है, यानी कि उनको प्रायोरिटी प्रदान करता है। बहुत सारे देश है जो नॉन नेटो अलाई हैं, जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इजिप्ट, इजराइल, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी मेजर नॉन नेटो अलाई है। नेटो के बारे में जिसे हमें पता ही है, इसमें 32 देश होते हैं। इस नेटो के बारे में ज्यादा जानना हो तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी हाल ही में, आप इनको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। केन्या का एक शहर है वो है नैरोबी, और नैरोबी इसलिए फेमस है क्योंकि ये UNEP का हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का। केन्या एक देश है यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ इक्वेटर से गुजरता है ये देश। केन्या के ऊपर है सोमालिया, यहाँ पे सोमालिया है, और नीचे है तंजानिया, और बगल में है उगांडा देश। किस मंत्रालय ने 1 वीक 1 थीम अभियान का शुरुआत की है? ये सारे मंत्रालय दिए गए हैं, सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये लॉन्च किया है मिस्टर जितेंद्र सिंह, जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज किया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। 1 वीक 1 थीम खासकर CSIR के लिए निर्धारित किया गया है। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एक ऑटोनोमस बॉडी है और ये रिसर्च पे फोकस करती है। इसकी बहुत सारी लैब्स पूरे देश में फैली हुई हैं। इसका उद्देश्य यह है कि जो रिसर्च हो रहा है इन सारी लेबोरेटरीज में वो ओवरलैप ना हो, यूनिक रिसर्च करें, साथ में मिलकर रिसर्च करें। CSIR के रिसर्च बहुत ही डाइवर्स कैटेगरी के हैं, ये बायोलॉजिकल से लेके डिफेंस तक और भी बहुत सारे क्षेत्रों में रिसर्च इसमें आयोजित किया जाता है। किस एशियाई गिद्ध की रक्षा और पालन पोषण के लिए केंद्र की शुरुआत किया है, यानी किस स्टेट ने एक शुरुआत किया है जिसमें एशियन किंग वल्चर को प्रोटेक्ट किया जाएगा? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने एशियन किंग वल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेंटर बनाया, उसका नाम है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। ये महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। एशियन जो किंग वल्चर्स है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब विलुप्त होने की कगार पे हैं, ऐसा कहा है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN है जो रेड लिस्ट पब्लिश करती है, इसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड, डेंजर्ड और इस तरह की लिस्ट पब्लिश करती है। और बताया है कि एशियन किंग वल्चर्स बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पे है क्योंकि 99% पॉपुलेशन की खत्म हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है कि डाइक्लोफेनेक जो पशुओं को दी जाती थी दवा, उनको स्वेलिंग से बचाने के लिए और भी समस्याओं से बचाने के लिए, और जब पशु मर जाते थे और जब गिद्ध उनका शिकार करते थे तो ये डाइक्लोफेनेक उनके शरीर में चली जाती थी और उनका किडनी फेल हो जाता था। इस प्रकार से इनकी प्रजाति बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पे आ गई और 99% पॉपुलेशन लॉस हो गई। और ये जटायु कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में बनाने से इनकी जनसंख्या को कुछ बढ़ावा देने का कार्य किया जाएगा। अगली क्वेश्चन से आपको ले लद्दाख का दिख रहा होगा, चलिए जानते हैं इसके बारे में। हेमीज महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित पर आयोजित किया जाता है? उत्तर तो आप जान ही चुके होंगे, तो ये है वो लद्दाख। हेमीज फेस्टिवल में एक प्रकार का एक मास्क डांस होता है, बहुत सारे इसमें एक्टिविटीज होती हैं। इसके साथ साथ लद्दाख में लोसार एक फेस्टिवल होता है, वो नए साल के लिए होता है। सिंधु दर्शन होता है, ये इंडस रिवर एग्जिस्टेंस के लिए यानी इनको सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ साथ यूरू का ब्याद कमंदरेशिंग होती है, विक्ट्री ऑफ गुड विल, जैसे अपने यहाँ दशहरा होता है उसी प्रकार से यूरू का ब्याद होता है। तो याद रखिए हेमीज फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लद्दाख में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन शायद कुछ थिएटर या मूवी के बारे में है, चले जानते हैं। 18वां MIFF मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता है? डॉक्यूमेंट्री के लिए किसने गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता है? तो सारे ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर इसका द गोल्डन थ्रेड। गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता है डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम था द गोल्डन थ्रेड। कोलकाता में जूट मिल्स में जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी जिंदगियों के बारे में एक हाईलाइटिंग किया गया है, एक चैलेंजेस को, उनकी वर्किंग कंडीशन को हाईलाइट किया गया था, उसको गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता है। और 18वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सुबियान नलामुथु को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया था क्योंकि इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री, खासकर टाइगर्स के बारे में, उनके लिए इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल का आयोजन कहाँ किया गया? फ्रांस में आयोजित किया गया था और इसमें भारत ने टोटल 32 मेडल जीते थे, खासकर वो थे जो AFMS के थे, आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के थे, और उनको यह अवार्ड दिया गया है। हाल ही में किस देश ने रिजॉल्व तिब्बत अधिनियम पारित किया गया है? तो ये देश है जर्मनी, कजाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट, चाइना। तो सही उत्तर इसका यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका ने रिजॉल्व तिब्बत एक्ट पारित किया है। ये फंड तिब्बत के इतिहास के बारे में, तिब्बत के लोगों के बारे में, तिब्बत के इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो अफवाह फैलाई जा रही है उनको काउंटर करने के लिए ये एक एक्ट है, इसमें फंड अलाउकेट किए गए हैं जिससे इस डिसइंफॉर्मेशन से लड़ा जाएगा। तो ये रहा आज करंट अफेयर्स। अगर कोई डाउट है, फीडबैक हो तो प्लीज मुझे बता दें और मैं आपके डाउट को आंसर करूंगा, फीडबैक को इंप्लीमेंट करूंगा। इसके साथ साथ प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आशा आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको कोई और क्वेश्चन से जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे शेयर कर सकते हैं। तो ये रहा आज करंट अफेयर्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। हैव अ ग्रेट डे।